जो हमारे काम का था वो हमें पढ़ाया नहीं गया, जिससे वास्तव में भारत का विकास होता, जिसके कारण भारत विश्वगुरु था, जिसके कारण भारत की जीडीपी 40% थी, और बहुत पुरानी नहीं, 2000 साल पहले तक 40% जीडीपी चाणक्य तक था, वो पढ़ाया नहीं। 16 संस्कार पढ़ाया क्या आपको? पढ़ाया? 16 संस्कार केवल पंडितों का विषय बना के रख दिया। अरे क्या बात है भाई, 16 संस्कार तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन 16 संस्कार की जानकारी देना केवल कथावाचकों के जिम्मे छोड़ दिया गया। यह तो स्कूल का पार्ट होना चाहिए, 16 संस्कार सबको पता होना चाहिए, उसके वैज्ञानिक लाभ हैं। अवांछित संतानें पैदा होना बंद हो जाएंगी। अवांछित संतानें अवांछित कार्य करती हैं। अवांछित कार्य को रोकना है तो अवांछित संतानों को रोकना होगा। अवांछित संतानों को रोकना है तो 16 संस्कार लागू करना होगा। नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिससे अवांछित संतानें पैदा होती रहे, अवांछित कार्य होता रहे, तभी तो शांति बनी रहेगी। आपको बाबर, हुमायूं, तुगलक पढ़ा दिया। अच्छा, राइट ब्रदर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ा। वो बंदर इंसान बना, किसने बताया था? डार्विन ने। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? इसमें से कितने लोगों के पूर्वज बंदर थे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोगों के पूर्वज बंदर थे? हद कर दिया। सोचो, गुलामी की मानसिकता आप देखो। एक आदमी बोल रहा कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हमने उसकी बात मान लिया। वेद में साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं, बंदर नहीं थे, इंसानी हमारे पूर्वज भी ऋषि मुनि थे, हमने उसको नहीं माना। और इतनी भी बुद्धि नहीं लगाई कि यार अगर हमारे पूर्वज बंदर थे और पहले बंदर डेवलप हो के पहले 4 पैरों से चलते थे, फिर 2 पैर खड़ा कर लेते थे, फिर यूं खड़े हो जाते थे। ऐसा क्या हुआ कि जब तक डार्विन जिंदा थे तब तक सारे बंदर इंसान बन रहे थे, और डार्विन चले गए तो बंदरों ने इंसान बनना छोड़ दिया। बाकी लोग नहीं, कम से कम इस देश के लेखकों को, बुद्धिजीवियों को, प्रोफेसर्स को, जज को, इनको तो दिमाग लगाना चाहिए था। ऐसा क्या हो गया कि जब तक डार्विन था तब तक हर साल लाख लाख बंदर इंसान बन रहे थे, और डार्विन गया तो बंदर ने बोला नहीं, अब इंसान नहीं बनूंगा, अब मैं बंदर का बंदर रहूंगा। गुलामी की सोच, गुलामी की मानसिकता। न्यूटन ने बोला अच्छा सेब गिरा, ये न्यूटन सिद्धांत हो गया, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये जो हम धनुष बाण चलाते हैं वो तुरंत क्यों नहीं गिर जाता, वो काफी दूर जा क्यों गिरता? अगर न्यूटन का सिद्धांत इतना परफेक्ट है तो धनुष से हम बाण चलाते हैं तुरंत गिरता क्यों नहीं, पहले काफी दूर तक क्यों जाता है? हमें वेद नहीं पढ़ाया, इसलिए हमें समझ में नहीं आया कि न्यूटन से हजारों साल पहले हमारे वेद में लॉ ऑफ ग्रेविटी है। राइट ब्रदर को पढ़ लिया, महर्षि भारद्वाज की विमान संहिता को नहीं पढ़ाया, इसलिए हमें पता नहीं है। ये जो बता रहा है हजार, ये तो कॉपी पेस्ट मार के बता रहा है। हजारों साल पहले हमारे पास था। पहले जो हमारे ऋषि मुनि किताब लिखते थे उसको संहिता बोलते थे। जैसे महर्षि चरक ने जो किताब लिखा उसको चरक संहिता कहते हैं। भारद्वाज जी ने विमान के बारे में लिखा तो उसको विमान संहिता कहते हैं। अभी इतनी एडवांस होने के बाद एलोपैथ कहता है डायबिटीज 2 तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप 2। अब से 3000 साल पहले चरक संहिता में लिखा है प्रमेह 20 तरीके का होता है। हमें पता ही नहीं है कि अब से 3000 साल पहले जिसको हम डायबिटीज कहते हैं उसको संस्कृत में प्रमेह कहते हैं। पढ़ाए नहीं। न्यूटन पढ़ा दिया, राइट ब्रदर पढ़ा दिया, आइंस्टीन पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया।
मैं कुछ वैज्ञानिकों का नाम लेता हूं, आप देखना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हुआ क्या है। जोर से जरा उत्तर दीजिए। महर्षि अंगिरा को पढ़ाया क्या? याद रखिए, जब मैं महर्षि कह रहा हूं तो मैं सोचना है साधु सन्यासी का नाम ले रहा हूं। हमारे देश में चाहे वो फिजिशियन थे, चाहे सर्जन थे, चाहे वो इकोनॉमिस्ट थे, चाहे वो जो भी थे, उनको महर्षि कहा जाता था। उनको वो टाइटल उनकी महर्षि होती। महर्षि अक्षपाद को नहीं पढ़ाया, महर्षि अगस्त को नहीं पढ़ाया, महर्षि अग्निवेश को नहीं पढ़ाया, महर्षि अजातशत्रु नहीं पढ़ाया, महर्षि अत्रि को नहीं पढ़ाया, महर्षि अष्टावक्र को नहीं पढ़ाया, महर्षि अत्रेय नहीं पढ़ाया, महर्षि कर्ण को नहीं पढ़ाया, महर्षि कपिल को नहीं पढ़ाया, महर्षि कश्यप को नहीं पढ़ाया, महर्षि कात्यायन को नहीं पढ़ाया, महर्षि कृपाचार्य नहीं पढ़ाया, महर्षि गर्ग को नहीं पढ़ाया, महर्षि गोभिला नहीं पढ़ाया, महर्षि गौड़पाद नहीं पढ़ाया, महर्षि च्यवन को नहीं पढ़ाया, महर्षि जमदग्नि को नहीं पढ़ाया, महर्षि जैमिनी को नहीं पढ़ाया, महर्षि दत्तात्रेय को नहीं पढ़ाया, महर्षि दधीच को नहीं पढ़ाया, महर्षि केवदेवल को नहीं पढ़ाया, महर्षि धौम्य नहीं पढ़ाया, महर्षि पराशर को नहीं पढ़ाया, महर्षि पुलस्त्य नहीं पढ़ाया, महर्षि भारद्वाज को नहीं पढ़ाया जिन्होंने विवाह संहिता लिखी थी, महर्षि भरूच को नहीं पढ़ाया, महर्षि भृगु को नहीं पढ़ाया, महर्षि गौतम को नहीं पढ़ाया, महर्षि मैत्रायण को नहीं पढ़ाया, महर्षि याज्ञवल्क्य नहीं पढ़ाया, महर्षि रैक को नहीं पढ़ाया, महर्षि लोमस नहीं पढ़ाया, महर्षि वशिष्ठ नहीं पढ़ाया, महर्षि वात्स्यायन नहीं पढ़ाया, महर्षि वामदेव नहीं पढ़ाया, महर्षि वाल्मीकि नहीं पढ़ाया, महर्षि विश्रवा नहीं पढ़ाया, महर्षि व्यास को नहीं पढ़ाया, महर्षि सरभंग नहीं पढ़ाया, महर्षि सुखदेव को नहीं पढ़ाया, महर्षि शुक्राचार्य नहीं पढ़ाया, महर्षि सत्यकाम को नहीं पढ़ाया, महर्षि जाबाल को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुतीश नहीं पढ़ाया, महर्षि सुमंत को नहीं पढ़ाया, महर्षि मरीच को नहीं पढ़ाया, महर्षि अंगिरस को नहीं पढ़ाया, महर्षि पुला को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुना को नहीं पढ़ाया, महर्षि कडार को नहीं पढ़ाया, महर्षि भास्कराचार्य को नहीं पढ़ाया, महर्षि चरक को नहीं पढ़ाया, महर्षि कर्दम को नहीं पढ़ाया, महर्षि पतंजलि को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुश्रुत को नहीं पढ़ाया, महर्षि बौद्धायन को नहीं पढ़ाया। ऐसे हमारे देश में सैकड़ों वैज्ञानिक थे, पढ़ाया नहीं। न पढ़ाने का एक कारण, चलो बात समझ में आता है कि हमारी नालंदा जला दी गई, तक्षशिला बर्बाद कर दी गई, मुगल पीरियड में हमारी सारी लाइब्रेरीज को जलाया गया। इनफैक्ट हम सोचते हैं कि केवल हमारी नालंदा जलाई गई। नालंदा का नाम इसलिए आता है, नालंदा सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। चंद्रमा पे हम केवल राकेश शर्मा का नाम लेते हैं, वो पहले थे, उसके बाद तो कितने लोग चले गए। तो हम कहते नहीं कि उसने, जिसने जलाया था, क्या नाम था उसका, बख्तियार खिलजी। हाँ, अच्छा, बेशर्मी देखिए, बेशर्मी देखिए, जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जलाया, उसके नाम पे बख्तियारपुर जंक्शन है, उसी के नाम पे। इससे बड़ी कोई बेशर्मी हो सकती है क्या? हम चाइना से कंपेयर करते हैं, आपको पता है चाइना भी जापान का गुलाम था। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चाइना जापान का गुलाम था। हमारी गुलामी के बारे में पूरी दुनिया को पता है, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। चाइना की गुलामी के बारे में दुनिया को नहीं पता। जानते क्यों? क्योंकि हम अपनी दुनिया, हम आज भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनी किताबों में पढ़ा रहे हैं, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे। हम गुलामी के पहले का इतिहास ही नहीं पढ़ा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं गुलामी से और खत्म कर रहे हैं गुलामी पे। चाइना हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम 47 में आजाद हुए, वो 49 में आजाद हुआ। और 1950 में उसने पहला काम किया, 1 साल के अंदर जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। चाइना में 1950 आते आते न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न किसी जापानी के नाम पे मोहल्ला, न किसी जापानी के नाम पे कोई चौराहा, न किसी जापानी के नाम पे कोई कुछ भी नहीं। अपनी सिलेबस करिकुलम से उसने जापान का नामो निशान मिटा दिया। अपने हिस्ट्री में रखा ही नहीं कि वो गुलाम भी था। उसने सारे अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ाया, गुलामी का इतिहास पढ़ाया ही नहीं। इसलिए चाइनीज बच्चों को, जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई, उसको पता ही नहीं थी कि वो गुलाम थी। और जब वो चाइना खुद ही नहीं पढ़ा रहा है कि हम गुलाम थे, तो दुनिया को क्या पड़ी हुई कि हम गुलाम, बताया कि चाइना गुलाम था, चाइना गुलाम था। और इधर तो बेशर्मी देखिए, इतने गौरवशाली इतिहास, इतने एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि, फिजिशियन, सर्जन, वनस्पति विज्ञान के एक्सपर्ट, जीव विज्ञान के एक्सपर्ट, उनको नहीं पढ़ा के वही पढ़ा रहे हैं डार्विन, हमारे पूर्वज बंदर थे। ये जो गुलामी की मानसिकता है ना, बाकी तो छोड़िए। मैं आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, बहुत टफ कंपटीशन पास करके आए हुए हैं। भारत का सबसे टफ कंपटीशन होता है आईआईटी का, जिसको आप क्वालिफाई करके आए हुए। बाकी तो छोड़िए, हमारे देश की राजधानी में कभी दिल्ली गए क्या आप लोग?
दिल्ली में इंडिया गेट का चक्कर लगाइए, बाबर रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, लोधी पार्क, लोधी कॉलोनी, जिनके नाम पे दिल्ली में सड़क मोहल्ले हैं, उनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। इतिहास कहता है हस्तिनापुर के विभाजन के समय खांडव प्रस्थ युधिष्ठिर को मिला। युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों और अपनी सेना के सहयोग से खांडव प्रस्थ को डेवलप किया। जंगल एरिया था, उसको पूरा डेवलप किया, डेवलप करके उसको इंद्रप्रस्थ बनाया। लिखा हुआ है साफ साफ। जिस दिल्ली को युधिष्ठिर ने बसाया अपने परिवार के सबके सहयोग से, आपको यह जान के आश्चर्य होगा उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रहीनो रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। उनके परिवार के नाम पे एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं है। और जिनका उस दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था, उनके नाम पे विधानसभा भी है, उनके नाम पे मोहल्ले भी हैं, उनके नाम पे गांव भी है, उनके नाम पे सड़कें भी हैं, उनके गांव नाम पे पार्क भी है। सबसे बड़ी बेशर्मी है कि अकबर रोड पे बहुत सारे संसद विधायक मंत्री रहते हैं, बाबर रोड पे बहुत सारे संसद विधायक मंत्री रहते हैं। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस ही अकबर रोड पे है। बहुत सारे बड़े एमिनेंट नेता तुगलक रोड, लोधी रोड, हुमायूं रोड इस पे रहते हैं। अरे क्यों भैया, हमारे देश में क्या ऋषियों मुनियों का अकाल पड़ा है क्या? हमारे देश के महापुरुषों में अकाल पड़ा हुआ है क्या? हमारे देश में क्या ऐसे वैज्ञानिक नहीं हुए? बाकी तो छोड़िए, दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, एम्स के बगल में सफदरजंग, जानते होंगे आप लोग ना? सफदरजंग कोई डॉक्टर, ना वो पढ़ा लिखा। चलो डॉक्टर नहीं था, थोड़ा पढ़ा लिखा होता, बात समझ में आती। उसके नाम पे सफदरजंग हॉस्पिटल। और मैं 6 दुनिया के सबसे पुराने फिजिशियन सर्जन का नाम बताता हूं। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि शारंगधर, महर्षि माधवकर, महर्षि वाग्भट, महर्षि भाव प्रकाश, महर्षि पतंजलि। दिल्ली में इन 6 दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट फिजिशियन सर्जन के नाम पे एक भी हॉस्पिटल नहीं है। दिल्ली में छोड़ दीजिए, पूरे भारत में नहीं है। मैंने एक पीआईएल फाइल किया, अभी चल रही है कोर्ट में, सरकार को नोटिस हुआ है, सरकार ने उसके बाद एक कमेटी बनाई है, नीति आयोग ने कमेटी बनाई। हमने बोला भैया एक चीज बताओ, चाइना में हमारा बच्चा मेडिकल कोर्स करने जाता है तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पढ़ता है। आपके जानने वाला अगर कोई हो चाइना में जो मेडिकल कोर्स करने गया, उससे पूछना, वो फर्स्ट ईयर में एलोपैथी नहीं पढ़ता। चाइना अपने यहां कोई भी मेडिकल कोर्स करने आएगा, सबसे पहला अपना चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम पढ़ाता है। हमारे यहां वैसे भी देखिए, आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर में सबका सिलेबस कॉमन होता है कि नहीं होता? आप चाहे बाद में किसी भी ब्रांच से करिए, एमबीए करिए, आप मार्केटिंग से करिए, सेल्स से करिए, किसी से करिए, फर्स्ट ईयर कॉमन है। लॉ करिए, आपको बाद में कोई सा वकील बनना हो, सिविल बनना हो, क्रिमिनल बनना, कॉर्पोरेट बनना, कोई सा बनना हो, फर्स्ट ईयर कॉमन है। लेकिन मेडिसिन में, मेडिकल में फर्स्ट ईयर भी कॉमन नहीं है। केवल आयुर्वेद वाले महर्षि चरक को पढ़ते हैं, सुश्रुत को पढ़ते हैं, वाग्भट को पढ़ते हैं, पतंजलि को पढ़ते हैं, बाकी लोग पढ़ते ही नहीं है। तो मैंने पीआईएल फाइल किया कि कम से कम फर्स्ट ईयर कॉमन कर दीजिए। फर्स्ट ईयर में महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, भाव प्रकाश, इनको पढ़ाइए, पतंजलि को पढ़ाइए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो विदेशी मेडिसिन सिस्टम है ये क्योर पे काम करती है, जो भारतीय मेडिसिन सिस्टम है वो प्रिवेंशन पे काम करता है। और वो मैंने पीआईएल इसलिए किया क्योंकि हमारे घर में एक व्यक्तिगत मुझे अनुभव हुआ। मेरी ज्यादातर पीआईएल व्यक्तिगत अनुभव के बाद है, या तो कोई मित्र बताता है, कोई रियल हमें स्टोरी बताता है, कई बार मेरी पत्नी बता देती है कोई रियल स्टोरी। हमारे पिताजी काम चल नहीं पा रहे थे, उनके दोनों घुटने खराब हो गए। मैंने एम्स में दिखाया, क्योंकि सही बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑन रिकॉर्ड जाना चाहिए। मैंने दिल्ली के एम्स में दिखाया, उन्होंने बोला दोनों घुटने बदलना पड़ेगा।
मैंने राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले दोनों घुटना बदलना पड़ेगा। दिल्ली के स्कॉट फोर्टिस एक हॉस्पिटल है, बहुत प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, उसके सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बोले घुटना बदलना पड़ेगा। पिताजी हमारे पुराने ख्यालात के आदमी, बोले हम घुटना नहीं बदलवाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। अब वो दर्द से परेशान। मैंने हरिद्वार में रामदेव जी को फोन किया, मैंने कहा ऐसी सी बात है, पिताजी कह रहे घुटना बदलवाऊंगा नहीं और दर्द के मारे परेशान रहते हैं, इनसे चला भी बैठा नहीं जाता। तो बोले ऐसा है, जब 3 हॉस्पिटल ने कही दिया बदलवाना है तो बदलवाना ही पड़ेगा, फिर भी लाओ देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कुछ। मैं 25 दिसंबर 2022 को उनको लेके गया, 10 दिन रहे, 5 जनवरी को उनको मैं 2023 को लेके लौटा। 10 दिन में एकदम परफेक्ट, पता नहीं कहां चला गया वो पुराना वाला घुटना। और यहां 3-3 लाख रुपए मांग रहे थे, हालांकि उन्होंने हमसे पैसा लिया नहीं, लेकिन अगर हमसे पैसा लेते तो भी 6,000 रुपए पर डे के हिसाब से 10 दिन का 60,000 रुपए होता, और ट्रांसप्लांट भी नहीं करना पड़ा, एकदम उन्होंने अपने नेचुरल वे में ठीक कर दिया। और आज की डेट में पिताजी, हमारे पिताजी गांव में ही रहते हैं, खेतों में भी जाते हैं देखने, अपना खेत भी देखने आते हैं, बैठ भी जाते हैं खेतों में, झुक भी लेते हैं, सारा काम करते हैं। अब आप ये बताओ, इस मेडिकल सिस्टम को डेवलप करना चाहिए था नहीं? फिर मैंने उनसे चर्चा किया, फिर मैंने पीआईएल फाइल किया। अगर आप गूगल करेंगे इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिलेगा। तब जाके नीति आयोग ने कमेटी बनाई है, सरकार ने लागू, अब आगे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह था, हमारे पास बहुत कुछ पढ़ने के लिए था, लेकिन करप्शन के कारण, करप्शन ऐसा डिजाइन हुआ कि हम जो गुलामी का सिस्टम था उसको कंटिन्यू करते गए, क्योंकि गुलामी का सिस्टम डिजाइन किया गया था करप्शन के लिए। जैसे आपको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी सब पढ़ा दिया, पढ़ाए होगा, आपने भी पढ़ा होगा, भले आपने इंजीनियरिंग किया। मैं कुछ महान राजाओं का नाम लेता हूं, अगर आपको पढ़ाया गया हो तो आप सोचना। राजा इक्ष्वाकु को पढ़ाया क्या आपको? जोर से बोलिए। राजा कुच्छी, राजा विकुच्छी, राजा अनरन, राजा पृथु, राजा त्रिशुंक, राजा धुंधुमार, राजा मांधाता, राजा सुसंधि, राजा ध्रुसंधि, राजा भरत, राजा असित, राजा सगर, राजा असमंज, राजा अंशुमान, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, राजा कुकुस, राजा रघु, राजा संकट, राजा सुदर्शन, राजा अग्निवर्ण, राजा सिगरक, राजा मरु, राजा अम्बरीश, राजा नहुस, राजा ययाति, राजा नाभाग, राजा आज, राजा दशरथ। पढ़ाया क्या? अरे हमारे भगवान राम के ये पूर्वज हैं, दादा परदादा 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 परदादा। और मैंने इसलिए इनका नाम नहीं लिया क्योंकि ये भगवान राम के पूर्वज हैं, इसलिए नाम लिया, ये सारे बहुत प्रतापी राजा हुए। फिर इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया जो 15 तारीख को लगी हुई है कि भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, एक देश एक पाठ्यक्रम, एक देश एक शिक्षा। जब पेपर सारे एक हैं तो सिलेबस एक क्यों नहीं होना चाहिए? और एक सिलेबस चल भी रहा है, पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक है कि नहीं? पूरे देश के नवोदय स्कूल का सिलेबस एक है कि नहीं? पूरे देश के सेंट्रल स्कूल का सिलेबस एक है कि नहीं? जब सिलेबस एक हो सकता है तो बाकी क्यों नहीं हो सकता? अगर 1 नेशन 1 रेलवे बोर्ड हो सकता है और एक रेलवे बोर्ड दिल्ली में है जिससे पूरे देश में रेलवे घूम रही है, तो एक एजुकेशन बोर्ड दिल्ली में हो जाए, पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है तो 1 नेशन 1 सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? अरे पूरे भारत का मैथ का सिलेबस एक कॉमन हो सकता है? नहीं तो जोर से बोलिए, आप आईआईटी है ना, जरा जोर से बोलिए। पूरे देश का मैथ का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? फिजिक्स हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी एक हो सकता है कि नहीं? 10 विषय में से 7 विषय का तो कॉमन हो सकता है। हाँ, राज्यों को थोड़ा, उनकी राज्यों की हिस्ट्री थोड़ी अलग होती है, राज्यों की ज्योग्राफी थोड़ी अलग होती है, राज्यों का एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग है, तो ठीक है, 2-3 किताब राज्य के ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी जो मेन सब्जेक्ट है, ये तो 1 नेशन 1 सिलेबस हो सकता है, 1 नेशन 1 करिकुलम हो सकता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 3 भाषा पढ़ाओ, और पढ़ाया भी क्या होगा? आपने भी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश पढ़ा होगा। जो साउथ के लोग होंगे वो
अपनी एक लोकल लैंग्वेज वहां की पढ़े होंगे, गुजरात वाले गुजराती पढ़े होंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़े होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें पढ़ाना है। हम लोगों के समय में जो किताब मैं पढ़ता था वही बात मेरा चचेरा भाई पढ़ लिया, वो बात चचेरी बहन ने पढ़ लिया। 4-5 साल किताब चलती थी, संभाल संभाल के रखते थे उसके ऊपर कवर लगा लगा के। ये जितने लोग पुराने फ्रंट रो में बैठे हैं सबके ऐसे किए होंगे ना, हर साल किताब खरीदी क्या सर? नहीं, एक 4-5 साल चलती थी बढ़िया, जब तक शुरुआत के 3 पन्ने न फट जाएं। और कई बार तो ऐसा होता था कि पहला चैप्टर भी गायब हो जाता था, तब तक चलती थी। पहला चैप्टर ऐसे काम चला लेते थे अगल बगल वाले से, तब तक वो किताब चलती थी। हर साल किताब छप रही है। इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं? बोलिए जरा, पेड़ कट रहा है कि नहीं? कट रहा है। लेकिन जानबूझ के करप्शन बाय डिजाइन, किताब का केवल एक चैप्टर बदल दिया जाएगा। बोले वो जी पुरानी वाली किताब तो चल ही नहीं सकती क्योंकि चैप्टर बदल गया। दिस इज करप्शन बाय डिजाइन। कोचिंग माफिया नहीं चाहते इस देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू हो, क्योंकि 5 लाख करोड़ का कोचिंग का धंधा उनका बर्बाद हो जाएगा। किताब माफिया नहीं चाहते कि भारत में एनसीईआरटी किताब सबको पढ़ाई जाए, वन नेशन वन बुक लागू हो। और स्कूल माफिया नहीं चाहते कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, क्योंकि सीबीएसई वाले अपने मोनोपोली बना के रखना चाहते हैं, आईसीएसई वाले अपने मोनोपोली बना के रखना चाहते हैं, और बीच में फंसते बेचारे स्टेट वाले। ये कहीं के नहीं है, ना इधर के हैं ना उधर के, इनको तो कोई पूछता ही नहीं। सबसे गरीब बोर्ड तो स्टेट बोर्ड हो गया, ना कोई पढ़ाना चाह रहा ना पढ़ना चाह रहा। कैसे प्लान्ड वे में पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। कॉमन सिलेबस हो जाए, कॉमन करिकुलम हो जाए तो हर साल किताब भी नहीं बदलनी पड़ेगी, और खासतौर पे 2-3 भाषा की तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। भाई हिंदी सबने पढ़ा ना, हिंदी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे? अरे रामचरितमानस लगा दो। रामचरितमानस हर साल बदलेगी क्या? बदलेगी? बच्चा व्याकरण भी सीख लेगा, समास भी सीख लेगा, ग्रामर भी सीख लेगा, लिटरेचर भी सीख लेगा, चौपाई भी सीख लेगा, राम भरत कैसे रहते थे ये भी सीख लेगा, राम कैसे आज्ञाकारी थे ये भी सीखेगा, पुत्र का संस्कार भी सीखेगा, पिता का संस्कार भी सीखेगा, पति का संस्कार भी सीखेगा, भाई भाई का संस्कार भी सीखेगा, सारे संस्कार भी सीखेगा। और पेरेंट्स के ऊपर बर्डन कम आएगा, क्योंकि रामायण तो फाड़ी नहीं जाएगी। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई। संस्कृत पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बालका बालका बालका। एक चीज बताओ, संस्कृत पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे? अरे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में तो है, लगा दो। वाल्मीकि रामायण कोई फाड़ेगा? बड़ा वाला भाई भी वही पढ़ेगा, छोटा भाई भी वही पढ़ेगा, छोटा वाला भी पढ़ेगा, चचेरी बहन भी पढ़ लेगा, चचेरा भाई भी पढ़ लेगा। एक बार वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे पूरी जनरेशन पढ़ जाएगी। पर्यावरण बचेगा कि नहीं बचेगा? लार्जर इशू देखिए, पर्यावरण बचेगा कि नहीं बचेगा? भारत की संस्कृति के बारे में जनजागरण होगा कि नहीं होगा? परिवार जो टूट रहे हैं, एकल सिस्टम आ रहा है, ज्वाइंट परिवार की कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, वो दोबारा सुदृढ़ होगा कि नहीं होगा? और पेरेंट्स के ऊपर बजट भी कम होगा, क्योंकि रामायण तो फटेगा नहीं। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अंग्रेजी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे? ऑक्सफोर्ड वाले भगवत गीता अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, कैम्ब्रिज वाले भगवत गीता अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, हम अंग्रेजी में अपनी भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते? भाई 18 चैप्टर है ना, ठीक है, पहली में 3 चैप्टर बच्चा पढ़ेगा, दूसरी में फिर 3 चैप्टर पढ़ेगा, तीसरी में फिर 3 चैप्टर पढ़ेगा, 18 चैप्टर है, 6वीं तक तो आराम से वो पूरा भगवत गीता कंप्लीट। कर्मयोग भी सीखेगा, ज्ञान योग भी सीखेगा, राजयोग भी सीखेगा, कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या क्या वार्तालाप हुई उसको भी सीखेगा, मैनेजमेंट की स्किल भी सीखेगा, डिवोशन भी सीखेगा, डेडिकेशन भी सीखेगा, डिटर्मिनेशन भी सीखेगा, डिसिप्लिन भी सीखेगा, डेडलाइन भी सीखेगा, जो 5D कहते हैं। भगवत गीता पढ़ेगा, 5M सीखेगा, मैन मशीन मटेरियल मेथड मशीन, उसको भी सीखेगा। भगवत गीता पढ़ेगा, वाई वाई एनालिसिस भी सीखेगा। तो भगवत गीता पढ़ने वाला मेडिकल में जाएगा तो वहां भी
एक्सेल करेगा, इंजीनियरिंग में आएगा वहां भी एक्सेल करेगा, लॉ में जाएगा वहां भी एक्सेल करेगा, हर जगह एक्सेल करेगा। और पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी कम पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता तो फटेगी नहीं हर साल, ना तो बदलेगी। फायदा है कि नहीं? लेकिन जब बदलेगी नहीं तो किताब माफियाओं को पैसा कैसे मिलेगा? और जब वो पैसा नहीं कमाएंगे तो शिक्षा मंत्री को पैसा कैसे मिलेगा? थोड़ी कड़वी बात लग रही होगी, लेकिन मीठी है। कड़वी मीठी है, दातून है मतलब। अभी 15 तारीख को सुनवाई है। मैंने यही कहा है, 3 लैंग्वेज जो सिस्टम है, 3 लैंग्वेज सिस्टम में इंग्लिश में भगवत गीता पढ़ाइए, संस्कृत में वाल्मीकि रामायण पढ़ाइए और हिंदी में रामचरितमानस पढ़ाइए। भारत की संस्कृति भी मजबूत होगी, भारत की परंपरा भी मजबूत होगी, भारत का ज्ञान विज्ञान भी मजबूत होगा। अब चूंकि ये वीडियो 5-6 करोड़ लोगों तक जाएगा, तो हो सकता है इसमें कोई तथाकथित ऐसा व्यक्ति उसको लगा सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, तो उसका भी जवाब दे देता हूं। एक मेरी लेटेस्ट पीआईएल चल रही है, वो धर्म और रिलीजन के ऊपर चल रही है, और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय सबको नोटिस भी हुआ है। अगर आप गूगल कर लिएगा धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय को डिटेल मिलेगा। पहली बात तो ये कि रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता। धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। यह बहुत बड़ा मिथ है, भारत धर्मनिरपेक्ष। यह मैंने अपने पीआईएल में कहा है, उसको पढ़ने के बाद नोटिस हुआ है। भारत पंथ निरपेक्ष है। यह भगवत गीता, रामचरितमानस, वेद, पुराण, वाल्मीकि रामायण, ये धार्मिक पुस्तकें हैं, ये रिलीजियस बुक नहीं है। चूंकि हमारे यहां जो शब्द हैं उसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो हमने मिलता जुलता शब्द अडॉप्ट कर लिया, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजी में केवल 26 अल्फाबेट है। 26 अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से टोटल 1 ही करोड़ शब्द बनता है। हमारे हिंदी में 52 अल्फाबेट है, 52 के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से 10 करोड़ शब्द बनता है। और संस्कृत में 108 अल्फाबेट है। भाई इंग्लिश में गो एंड गान वर्ब की 3 ही फॉर्म तो है, संस्कृत में वर्ब की 9 फॉर्म होती है, वहां 108 है। तो संस्कृत में टोटल 40 करोड़ शब्द हैं। इसलिए जो C++ या बाकी एडवांस जो लैंग्वेज आई है कंप्यूटर की, उसमें केवल संस्कृत यूज किया जा रहा है, जिससे कि कंप्यूटर कंफ्यूज ना हो। क्योंकि हमारे यहां हर कार्य के लिए शब्द है। मामा हमारे यहां मामा है, मौसा मौसा है, चाचा चाचा है। उधर क्या है? सारे के सारे क्या है? अंकल। शब्द कम है ना, कम से कम चलाना पड़ेगा। हमारे यहां मामी अलग है, चाची अलग है, मौसी अलग है। उधर सब क्या है? आंटी। बहुत सारे शब्दों के लिए अंग्रेजी में शब्द नहीं है। जैसे यज्ञ के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, योग के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। तो वो यूरोप वाले क्या करते हैं, उसी में बाद में ए लगा लगा के काम करते हैं। योगा, रामा, धर्मा, यज्ञा, कर्मा, ऐसे कर लेते हैं। वो थोड़ा अपना उनको करना है ना। हमारे देश में जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें 555 मॉडल चलता था पहले, और दूसरी शताब्दी तक चला है। ये 555 का मॉडल का मतलब 5 साल की प्राइमरी होती थी, 5 साल की सेकेंडरी होती थी, 5 साल का ग्रेजुएशन होता था। यूरोप वालों ने कॉपी तो किया, कॉपी करके उसको अपना मटेरियल बना दिया। आप पहली से लेके बीएससी करते हैं तो 15 साल लगता है ना। 5 साल प्राइमरी, 3 साल जूनियर, 2 साल हाई स्कूल, 2 साल इंटर, 3 साल बीएससी बीए बीकॉम, टोटल हो गया 15 साल। एक्चुअली ये व्यवस्था हमारी थी, 5 साल प्राइमरी, 5 साल सेकेंडरी, 5 साल ग्रेजुएशन। उन्होंने कॉपी पेस्ट मार के थोड़ा उसको तोड़ मरोड़ कर दिया। और जो हमारी वैदिक व्यवस्था थी, आज की डेट में तो 8 किताब होती है तो पेरेंट्स सोचते हैं बस्ता बहुत भारी हो गया, क्योंकि बच्चा कमजोर है।
तो थोड़ा सा बस्ता हुआ तो भारी हो गया। हमारे यहां सेकेंडरी में 20 विषय पढ़ाए जाते थे, लेकिन प्राइमरी में एक भी विषय नहीं पढ़ाया जाता था। प्राइमरी में बच्चे को केवल सूर्य नमस्कार सिखाया जाता था, शीर्षासन सिखाया जाता था, महर्षि पतंजलि के और बाकी जो पुराने योग चल रहे हैं वो योग सिखाया जाता था, पेड़ों पे चढ़ना, पेड़ों से कूदना, रस्सा कूद, ये कूद, कुश्ती, ये मतलब प्राइमरी में अष्टांग योग, हाँ वेद सिखाया जाता था, जो वैदिक मंत्र सिखाए जाते थे। तो प्राइमरी में बच्चा हमारा फिजिकली मेंटली बहुत टफ हो जाता था। प्राइमरी में बच्चा मानव से महामानव बन जाता था। फिर सेकेंडरी में उसको 20 विषय पढ़ाते थे। और अब से हजारों साल पहले जो सेकेंडरी का सब्जेक्ट था मैं आपके सामने बताता हूं। मेटलर्जी था, नेविगेशन था, अर्थ स्टडी था, लूनार स्टडी था, बैटरी थी, एस्ट्रोनॉमी थी, टाइम स्टडी था, जम्स एंड मेटल्स था, सोलर एनर्जी थी, प्लेन था, आर्म्स एम्यूनिशन था, मेटेरियल स्टडी थी, कॉमर्स था, एनिमल हस्बेंड्री था, एनिमल की ट्रेनिंग थी, व्हीकल डिजाइनिंग थी, जेम्स एंड ज्वेलरी था, पॉटरी था, गार्डनिंग था, आयुर्वेदा था, आर्किटेक्ट था, ड्राइविंग थी, डेटा एंट्री थी, हॉर्टिकल्चर था, पैरामेडिकल था, एरोनॉटिक्स थी, स्पेस साइंस था, सन स्टडी थी, वेदर फोरकास्ट था, सोलर एनर्जी थी, स्पेस रिसर्च है, जाग्राफी है, माइनिंग है, ग्रेविटी है, कम्युनिकेशन है, वाटर वेसल्स, जोलॉजी, वैदिक साइंस, एग्रीकल्चर, बर्ड कीपिंग, मैकेनिक्स, जर्म्स, टेक्सटाइल, मेटलर्जी, डाइंग, लॉजिस्टिक, कुकिंग, वाटर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट रेंज, ये 20 विषय सेकेंडरी में पढ़ाए जाते थे। तो पहले सिस्टम ये था, प्राइमरी में सबको पढ़ा दिया, सबसे फिजिकली मेंटली मजबूत कर दिया, सेकेंडरी में विषयों का ज्ञान दे दिया। जब सेकेंडरी हो गया, 10 साल का हो गया, 10 साल का मतलब पहले थोड़ा लेट बच्चे पढ़ते थे, 18-19 साल का हो गया, बोले और पढ़ाई करना है क्या? बोले नहीं तो जाओ अपने अपने पिताजी का धंधा संभाल लो। पंसारी का बेटा अपनी दुकान में बैठ जाता था, वैद्य जी का बेटा जो है अपने पिताजी के साथ वो दवाई घुट्टी करना शुरू कर देता था। धोबी अपना धोबी वाला काम, जो जो जिसके थे पिताजी के अपने जो पेरेंटल काम थे उसको करते थे, या नए काम जो सीख लेते थे नए करते थे। जिनको ग्रेजुएशन करना होता था 5 साल के लिए आगे आते थे। ये व्यवस्था थी हमारे देश में। अभी हमने चूंकि मैकाले का सिस्टम अडॉप्ट किया, सबको झूठा दिलासा दे दिया कि सब इंजीनियर बनेंगे, सब डॉक्टर बनेंगे, सब ये बनेंगे, सब वो बनेंगे, सब बनेंगे नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऊपर से शुरू हो गया। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है भारत में 1 नेशन 1 सिलेबस लागू किया जाए, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू किया जाए। और यह संभव है। जैसे जीएसटी काउंसिल चलती है, चूंकि यहां पे टैक्स के बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं यहां पे, अभी जीएसटी लागू है ना भारत में, 1 नेशन 1 टैक्स। ये कैसे काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। हर 3-3 महीने पे इनकी क्वार्टरली बैठक होती है और बैठ के तय करते हैं किस सामान पे कितना टैक्स लगाना है। क्यों नितिन जी, ऐसे चलता है ना? ऐसे एक एजुकेशन काउंसिल बन जाए, केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष हो जाए, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाए, 3-3 महीने में क्वार्टरली बैठक करते रहे, एक्सपर्ट बॉडी बना दे, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ की अलग, जियोलॉजी की अलग, बॉटनी की अलग, और बैठक में तय करते रहे। पूरे देश का सिलेबस देख लें, सीबीएसई का सिलेबस देख लें, आईसीएसई का देख लें, केरल बोर्ड देख लें, यूपी बोर्ड देख लें, बिहार बोर्ड देख लें, और उसी में से बेस्ट छांट ले। भाई मैथ में जो पढ़ाना वही केरल को पढ़ाइए, वही कर्नाटक को पढ़ाइए, गुजरात को पढ़ाइए, बंगाल को पढ़ाइए। बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा। सिलेबस अलग अलग क्यों? और जो पढ़ाइए वही पूछिए, और जो पूछिए वही पढ़ाइए। अब ये खेल बंद होना चाहिए, पढ़ाएंगे कुछ और, पूछेंगे कुछ और, जिससे कोचिंग पर अब बिजनेस चलता रहे। ये खेल बंद होना चाहिए। आप जरा सोचिए, जिस देश में शिक्षा फ्री थी उस देश में एजुकेशन लोन लेना पड़ रहा है। वो गरीब रिक्शा चलाने वाला जिसके पास 2 बीघे जमीन है, बेचारा 2 बीघे जमीन गिरवी करके अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए एजुकेशन लोन ले रहा है। हम किस भारत की बात कर रहे हैं? वो इंडिया था, अब भारत आ रहा है। तो इंडिया टू भारत ऐसे होगा जब भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा। और जहां तक करप्शन की बात है, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, अगर जापान में लोग करप्शन नहीं करते और भारत में करते हैं, मैं भारत और जापान का अंतर समझिए। राम की धरती भारत, कृष्ण की धरती भारत, महावीर की धरती भारत, बुद्ध की धरती भारत, शंकराचार्य की धरती भारत। सारे जितने महापुरुष कहां पैदा हुए? जापान में कोई पैदा हुआ क्या?
सबसे ज्यादा कथावाचक भारत, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत, सबसे ज्यादा शंकराचार्य भारत, सब कुछ भारत में। जापान में कोई है क्या? नहीं, वो तो बेचारे विपासना करने भारत आते हैं। अगर जापान के लोग मेहनती हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, देशभक्त हो सकते हैं, और भारत में कामचोर हैं, घूसखोर हैं, जमाखोर हैं, मिलावटखोर हैं, हरामखोर हैं, सारे कुछ है। हरामखोर कोई ऐसे शब्द नहीं है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। हम इसको सोचते बहुत कोई गाली गाली वाली, अरे हराम का खाना। ये क्यों हो रहा है? मुझे लगता है इंडिया को भारत बनाने के लिए सरकारों को कुम्हार से सीखना चाहिए। इंडिया को भारत बनाने के लिए सरकारों को कुम्हार से सीखना चाहिए। कुम्हार देखिए क्या करता है, पहले मिट्टी को खोदता है, फिर मिट्टी की तोड़ाई करता है, करता नहीं करता? जुताई, गुड़ाई, निराई, तोड़ाई, खरपतवार की सफाई, और फिर गुथाई। गुथाई के बाद जब चाक पे रखता है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, नीचे वाले हाथ से उसको ऊपर उठाता है और ऊपर वाले हाथ से उसको दबाता रहता है। नीचे वाला हाथ एजुकेशन सिस्टम है, ऊपर वाला हाथ जुडिशियल सिस्टम। भारत में वन नेशन वन सिलेबस लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिलेबस लागू करना पड़ेगा। मेरा मानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड से 100 गुना ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म सिलेबस, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, ये हो गया यूनिफॉर्म एजुकेशन। बच्चे में संस्कार आ रहा है, बच्चा राम को पढ़ रहा है, दशरथ को पढ़ रहा है, रघु को पढ़ रहा है, भरत को पढ़ रहा है, ज्वाइंट परिवार पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, संस्कार आ रहा है, ईमानदार बन रहा है, मेहनती बन रहा है। और ऊपर से दंड, कुम्हार का दूसरा हाथ दंड व्यवस्था। अब संस्कार आ गया, इतने से काम नहीं चलेगा, दूसरा हाथ मजबूत करना पड़ेगा। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। उसमें मेरी पीआईएल चल रही है कि 1 साल के अंदर दंड कठोर हो और शीघ्र मिले, तब जाके होश ठिकाने रहेगा। आखिर दिल्ली में चोरी लूट झपटमारी है, दुबई में क्यों नहीं है? भारत के हर स्कूल कॉलेज में सिगरेट भी, गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। अभी नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी के 9 बच्चे पकड़े गए। ड्रग स्मगलर ने सोची स्कूल कॉलेज के अंदर भी अपना नेटवर्क स्थापित कर दिया। जो 9 बच्चे पकड़े गए, जेल गए, मां बाप ने कितने अरमान के साथ उनको एमआईटी यूनिवर्सिटी भेजा था ना, हमारा बच्चा एमबीए करके आएगा, इंजीनियर बन के आएगा। क्या पता उसमें कुछ लोगों ने होम लोन, एजुकेशन लोन भी लिया होगा। अब वही मां बाप बच्चों की जमानत कराने के लिए दौड़ रहे। अभी 6 महीने पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति गांजा बेचते हुए पकड़ा गया था और मात्र 900 ग्राम गांजा मिला था। फांसी दे दिया। क्या दे दिया? दोबारा कोई गांजा लेके घूमेगा वहां पे? घूमेगा? चाइना में एक कंपनी के मैनेजर ने एक ठेकेदार से 2 लाख युआन लिया था, फांसी दे दिया। दोबारा किसी कंपनी के जीएम पैसा मांगेगा? चाइना के कानून मंत्री ने किताब छापने वाले, जो ला की किताब छापते हैं, उनसे थोड़ा माल पानी ले लिया था, फांसी दे दिया। कोई मंत्री वहां पैसा मांगेगा? सठे साठ्यम समाचरे, भय बिन होय न प्रीत। भारत में दंड व्यवस्था बदलने की जरूरत है। हमारे देश में बाकी क्षेत्रों में काम हुआ, एजुकेशन और जुडिशियल सिस्टम में काम नहीं हुआ। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, भारत के विदेश मंत्री दुनिया के विदेश मंत्री से मिलकर विदेश मामलों पे बात करते हैं, देखा होगा आपने। भारत के रक्षा मंत्री दुनिया के रक्षा मंत्री से मिलकर बात करते रहते हैं, क्या क्या करना, कैसे करना, क्या करना। वित्त मंत्री चर्चा करते हैं, विदेश मंत्री चर्चा करते हैं, रक्षा मंत्री चर्चा करते हैं। आज तक आपने भारत के शिक्षा मंत्री को बाकी जापान, सिंगापुर, अमेरिका के शिक्षा मंत्री से चर्चा करते हुए देखा क्या? देखा? भाई जापान के शिक्षा मंत्री से बैठ के चर्चा करना चाहिए कि भैया तुम ऐसा क्या पढ़ा रहे हो, तुम्हारे यहां मेहनती पैदा हो रहे हैं, देशभक्त पैदा हो रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया पैदा हो रहे हैं। हमारे यहां तो पत्थरबाजी भी है, नक्सलवाद भी है, माओवाद भी है, कट्टरवाद भी है, घूसखोरी भी है, कमीशनखोरी भी है, दलाली भी है, कटमनी भी है, तोलाबाजी भी है, सब कुछ है।
पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? हमारे कानून मंत्री को सिंगापुर के कानून मंत्री से पूछना चाहिए, भैया तुम ऐसा क्या सिस्टम लागू किए, तुम्हारे यहां तो नशा तस्करी नहीं है, हमारे यहां तो स्कूल कॉलेज के लड़के बेचारे फंस जा रहे हैं इस मामले में। दो चीजें बदल जाए, शिक्षा व्यवस्था और दंड व्यवस्था, तो भारत, इंडिया टू भारत, और मुझे पूरा भरोसा है। अंत में एक बात मैं आपको, इसका इफेक्ट कैसे आता है आपको बताता हूं। स्पीडी जस्टिस सिस्टम का इफेक्ट कैसे आता है। मैंने 2016 में एक पीआईएल फाइल किया। जस्टिस गगोई उस समय कोर्ट नंबर 6 में बैठते थे, मेरी पीआईएल उनके सामने गई। मैंने कहा साहब एमएलए एमपी के लिए स्पेशल कोर्ट बना दो। बोले सबके लिए क्यों नहीं? हमने कहा बाकी लोग तो कॉमन मैन है, एमएलए एमपी भी विशेष है, माननीय है, इसलिए माननीयों को विशेष व्यवस्था जैसे मंदिर में होती है, रेलवे स्टेशन पे होती है, एयरपोर्ट में होती है, ऐसे कोर्ट में भी इनको विशेष व्यवस्था दे दो। गगोई साहब भाप गए कि जो कह रहा है, जो नहीं कह रहा है, ये क्या क्या कह रहा है। बोले कॉमन मैन के नहीं क्यों नहीं? हमने कहा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में दो कैटेगरी है, एक है पब्लिक, एक है सर्वेंट। मैं पब्लिक के लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं सर्वेंट के लिए मांग रहा हूं। ये एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट हैं, इनको बहुत सेवा करना है, इनका बहुत समय खराब होता है कोर्ट में आने जाने में, इनको आप कोर्ट से जल्दी फ्री कर दो, इनके लिए आप जस्टिस विद इन ईयर कर दो। 2017 में गगोई साहब ने ऑर्डर पास किया कि आप पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी। एक साल एस्टेब्लिश करने में थोड़ा वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम था वो एक साल लग गया। 2018 में एमएलए एमपी कोर्ट ने काम करना शुरू किया। मैडम ने 100 बताया था कि 100 एमएलए एमपी को सजा हुई है, अब तक 350 एमएलए एमपी को सजा हो चुकी है। और ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई है जिनका मुकदमा 35 साल से चल रहा था। अफजाल अंसारी का मुकदमा 32 साल से चल रहा था, मुख्तार अंसारी का, सजा हुई कि नहीं? अतीक अहमद, अशरफ अहमद का केस ऐसा था, जज देखते थे तो सोचते थे बस 3 साल हमारा निकल जाए यहां से कैसे भी करके, क्योंकि जजों की जो पोस्टिंग होती 3-3 साल के लिए होती है। आपके यहां भी यही सिस्टम होगा मेरे समझ से। तो ऐसे ऐसे माफिया थे जिनका मुकदमा जब जज के सामने, जिस जज के सामने आता था, वो 6-6 महीने की डेट देता था, 3 साल पोस्टिंग रहनी थी, तो 12-13 डेट दे दिया, अपना काम खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये विशेष माननीय है, इनके लिए आपको 1 साल के अंदर डिसाइड करना है। आजम खां को सजा हुई, अब्दुल्ला, मैं कुछ ऐसे वीआईपी नाम बता रहा हूं जिनके 30-35 साल मुकदमे थे। अतीक अहमद को सजा हुई, अशरफ अहमद को सजा हुई, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, अफजाल अंसारी को सजा हुई, सूरज भान को सजा हुई, बिहार वाले को, बहुत सारे कोयला माफियाओं को, बड़े बड़े जितने माफिया थे ना। क्यों? क्योंकि जज के ऊपर भयभीन हो, जज भी भय में है ना। 1 साल में नहीं किया तो गगोई साहब ऑर्डर में लिख के गए कि सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा 1 साल के अंदर मुकदमा क्यों नहीं आगे बढ़ा। अब इसका एक बढ़िया पहलू यह है कि 2018 से कोर्ट ने काम करना शुरू किया। 2019 में लोकसभा चुनाव में मुझे 2 लोगों ने फोन किया, बोले अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चक्कर में मुझे टिकट मिल गया। तो हमने कहा आपको क्यों मिल गया? हमने क्या किया? अरे बोले पूछे नहीं, आपके कारण मिला। हम कहा कैसे? बोले जिसका टिकट पक्का हुआ था उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हमने कहा ये क्यों? बोला जिसका पक्का हुआ था, और बढ़िया पक्का हुआ था पूरा सेट करके, बोले उसके खिलाफ, एक के खिलाफ 30-32 मुकदमे थे, दूसरे के खिलाफ 40 मुकदमे थे, और बढ़िया पार्टी की सेवा करके उसने टिकट ले भी लिया था, और माहौल भी अच्छा था 2019 का, जीतने की पूरी संभावना भी थी। लेकिन अब उसके वकील ने उसको मना कर दिया, एमएलए एमपी मत बनना। क्यों? बोला उसके वकील ने बोला कि माहौल अच्छा है और जीतना पक्का है, और ऐसे मुकदमा चलेगा 25-30 साल,
और जीतते ही मुकदमा चला जाएगा एमएलए एमपी कोर्ट में, और इधर गया तो साल भर के अंदर फैसला, 40 में से 10 में सजा होना पक्का है। उन दोनों ने टिकट अपना बोला, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें सेवा करना है जनता की, पार्टी में रह के सेवा करना है। तो उन दूसरे दो लोगों को मिला। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बताता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। सन 2000 में इनके खिलाफ बनारस में एक मुकदमा हुआ था तोड़फोड़ का, और 2022 तक बढ़िया था क्योंकि नौ सांसद थे, विधायक थे। 2022 में कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भेज दिया, और जैसे राज्यसभा भेजा उनका केस चला गया एमएलए एमपी कोर्ट में। अब वो हर 15-15 दिन पे तारीख, 2 बार नहीं गए, एमएलए एमपी कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू कर दिया। भाग के इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला इसमें तो हम कुछ इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट आए, चीफ जस्टिस क्या मैटर गया, बोले ये हमारा फैसला तो है, ये मतलब उस समय के चीफ जस्टिस का फैसला है कि एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी, इसमें हम भी कुछ नहीं करेंगे। सिंघवी साहब ने बड़ी रिक्वेस्ट किया तो उनको 15 दिन का टाइम दे दिया सरेंडर करने के लिए। अब आप बताइए, एक एमएलए एमपी कोर्ट से माफिया अब इलेक्शन में लड़ने से डर रहे हैं, अब चुनाव में नहीं आना चाहते। जो 2 माफियाओं को टिकट मिला था उन्होंने वापस कर दिया, 2 अच्छे लोग वहां पहुंचे। अगर भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, 1 साल के अंदर सबका मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाए, तो कितना परिवर्तन आएगा। 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ लोग टेंशन में है, 5 करोड़ लोग का 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में एवरेज 6 आदमी मानिए तो 30 करोड़ इंडियन टेंशन में है, और 30 करोड़ तो अमेरिका की पॉपुलेशन है। एक अमेरिका के बराबर भारत में लोग मुकदमों से टेंशन में है। इसलिए कह रहा हूं, जस्टिस विद इन ईयर, यूनिफॉर्म एजुकेशन के साथ साथ जस्टिस विद इन ईयर लागू होना चाहिए। समय काफी हो गया, अभी मुझे बोकारो पहुंचना है। आज 2023 का तीसरा कार्यक्रम, 24 का तीसरा कार्यक्रम संपन्न हो गया। कल सुबह पहला कार्यक्रम रांची में था, दूसरा कल जमशेदपुर में था, तीसरा धनबाद, चौथा बोकारो। कल जो है हम सुबह आईआईएम धनबाद में रहेंगे, कल शाम को फिर खंडवा है, परसों बुरहानपुर है, तो अगले 2 दिन में 4 और हो जाएंगे, टोटल 7 कार्यक्रम हो जाएंगे। उद्देश्य केवल इतना है कि पहले मुझे लगता था दिल्ली में बैठे बैठे सब काम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगा नहीं। जब तक जन सहयोग नहीं होगा विषयों पे, तब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं। हमें इस बात की खुशी है कि मैं पिछले 20 वर्षों से अंग्रेजी कानूनों को जलाता था। होली के दिन और 8 अगस्त को, क्विट इंडिया मूवमेंट के दिन, मैं अंग्रेजी कानून जलाया करता था। केंद्र सरकार ने 1,500 अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर दिया है। अभी 225 कानून बचे हुए हैं, आशा करता हूं वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब अंग्रेजों ने जितने खतरनाक कानून बनाए थे, बाद वाले अंग्रेजों ने उससे भी खतरनाक कानून बनाए। तो अब 2024 में मेरा सिलेबस बाद वाले अंग्रेजों वाला कानून है। अब इस साल लगभग 125 जिलों का टारगेट है। पिछले साल 125 जिले हुए थे, इस साल 125 जिलों का टारगेट है। आशा करता हूं कि 2024 में जब तक पूरा होगा तब तक बाद वाले अंग्रेजों वाले कानून भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। खत्म होना जरूरी है क्योंकि 80% समस्याओं का रूट काज घटिया कानून है। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होती तब तक यात्रा सुरक्षित नहीं होती। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक उसकी कन्नी बसूली अच्छी नहीं होती तब तक दीवार अच्छी नहीं बनती। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होती बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून घटिया होता है तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता, राष्ट्र का विकास नहीं होता। इसलिए कानूनों को बदलना जरूरी है। कानूनों की बदलने की कोई लागत नहीं आती है, लेकिन जन जागरण की कमी है। आशा करता हूं कि अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया है यूज करते हैं, उसका उपयोग करिए। सोशल मीडिया का उपयोग केवल अपनी फोटो तो शेयर करने के लिए नहीं, बल्कि समस्याओं की वाई एनालिसिस करने के लिए करना चाहिए। रूट काज एनालिसिस करिए, प्रॉब्लम क्या है, रूट काज क्या है, सोल्यूशन क्या है।
ऐसा सब लोग लिखना शुरू कर दें, खासतौर पे यूथ लिखना शुरू कर दे, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।